हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2011 में आई एक हॉरर मूवी को जिसका नाम है हॉस्टल। और ये हॉस्टल सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम और ज़्यादा हैवानियत को देखेंगे। हमने पिछले 2 पार्टों में देखा कि कैसे कुछ अमीर लोग लोगों को पकड़कर टॉर्चर किया करते हैं, और इस पार्ट में भी हमें टॉर्चर की सारी हदें पार होते हुए दिखाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो बिना किसी देरी के। फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम एक ट्रेविस नाम के लड़के को देख पाते हैं जो एक होटल में एंटर करता है, और उसने उस होटल में एक रूम भी बुक किया है। जब वो अपने उस रूम में पहुंचता है तो वहां पर उसे एक कपल नज़र आता है जिनका नाम एनका और विक्टर है। वो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उन्हें बियर भी ऑफर करता है। इसके बाद वो दोनों भी ट्रेविस की बियर पीने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एनका बाथरूम चली जाती है, उसके पीछे पीछे विक्टर भी चला जाता है। बाथरूम में पहुंचने पर विक्टर ज़ोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि एनका वही बाथरूम में बेहोश पड़ी हुई थी। विक्टर चिल्लाने लगता है और तभी ट्रेविस भी वहां पर पहुंच जाता है और उसी के सामने विक्टर भी बेहोश होने लगता है। इसके बाद ट्रेविस कुछ लोगों को कॉल लगाता है और वहां कुछ लोग आते हैं और उन दोनों को वहां से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि ट्रेविस ने उन दोनों को बेहोश किया है और उसने ही उन दोनों की बियर में कुछ मिला दिया था। इस कारण वो दोनों बेहोश हो गए। और यहाँ हमें पता चलता है कि ट्रेविस भी उसी एलिट क्लब का हिस्सा है क्योंकि उसके हाथ में भी ब्लैक डॉग सिंबल था जो लोगों को एक बहुत दर्दनाक मौत देते हैं। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें विक्टर का दिखाया जाता है जो लोहे के पिंजरे में कैद था और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुँचा। तभी वहाँ पर 2 गार्ड आते हैं और दूसरे सेल में कैद एनका को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। विक्टर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बहुत चिल्लाने के बावजूद भी वो गार्ड उसकी एक भी नहीं सुनते और एनका को वहां से घसीटते हुए ले जाते हैं। अब फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है जहां हम एक नाइट क्लब को देख पाते हैं। वहां पर हम 2 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम स्कॉट और कार्टर है। उन्हें वहां पर 2 और दोस्त मिल जाते हैं। दरअसल वो लोग वहां पर स्कॉट की बैचलर पार्टी एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। तभी वहां पर निकी और केंद्रा नाम की 2 लड़कियां भी आती हैं जो उन लोगों से इंटरेक्ट करने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों लड़कियां उन लोगों को बताती है कि शहर से बाहर एक बहुत अच्छी जगह है जहां वो लोग आसानी से और बिना किसी रोक टोक के अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। उनकी ये सब बात सुनकर स्कॉट और उसके सारे दोस्त खुश हो जाते हैं और उन लोगों के साथ वहां पर जाने का मन बना लेते हैं। और कुछ देर बाद वो चारों फ्रेंड एक टैक्सी करके उसी जगह के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने पर उन लोगों को वहां पर कुछ अजीब लगता है क्योंकि वो जगह बहुत ही सुनसान थी जहाँ पर उन्हें कोई भी नज़र नहीं आता। अंदर जाते वक्त स्कॉट को एमी का कॉल आ जाता है। एमी उसकी होने वाली वाइफ है और उनकी शादी इसी हफ्ते होने वाली है। अब सारे दोस्त स्कॉट को वहीं छोड़कर आगे चले जाते हैं। स्कॉट एमी से बात करने लगता है और थोड़ी देर बाद जब वो वहाँ पर देखता है तो उसे वहाँ उसके दोस्त नज़र नहीं आते, लेकिन तभी एक आदमी वहाँ पर आता है और स्कॉट के चेहरे को कवर कर देता है और उसे एक व्हील चेयर पर बैठाकर उसे कहीं ले जाने लगता है। वो आदमी उसके मुंह में एक नली डालने लगता है और किसी तरह का लिक्विड अंदर डालने लगता है। और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि दरअसल वो स्कॉट के ही कुछ दोस्त हैं जो उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। दरअसल वहाँ पर स्कॉट के बहुत सारे दोस्त मौजूद थे जो उसे सरप्राइज देना चाहते थे। इसके बाद वहाँ मौजूद स्कॉट के सारे दोस्त इंजॉय करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद केंद्रा स्कॉट को लेकर वहाँ से चली जाती है और हम जस्टिन को देख पाते हैं जो स्कॉट का ही दोस्त है, जो उस पार्टी में अपने आप को अकेला महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसे कोई भी लड़की भाव नहीं दे रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर निकी नाम की एक लड़की आती है जो उसे अपना कार्ड देती है और वो स्कॉट के ही एक दोस्त माइक के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम केंद्रा और स्कॉट को देखते हैं जो सेपरेटली किसी अलग जगह पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। और इस बीच केंद्रा स्कॉट के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन स्कॉट उसे रोक देता है। दरअसल स्कॉट ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ दिनों पहले ही इसी कारण उसका एमी के साथ झगड़ा हो गया था और वो दोबारा अब ऐसी हरकत नहीं करना चाहता क्योंकि वो एमी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तभी वहाँ पर माइक और निकी आते हैं और उन्हें देखकर स्कॉट को थोड़ा अजीब सा लगता है तो वो बाहर आ जाता है, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। जैसे ही वो उस बिल्डिंग से बाहर आता है उसे वहाँ वही टैक्सी ड्राइवर नज़र आता है जिसने उन लोगों को वहाँ पर छोड़ा था, जो उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। स्कॉट वापस उसी बिल्डिंग में जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक हो चुका था। थोड़ी देर बाद स्कॉट वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है।
जब अगली सुबह स्कॉट को होश आता है तो वो देखता है कि उसके सारे दोस्त उसी के पास मौजूद हैं और उसे समझ नहीं आता है कि आखिर उसके साथ रात में क्या हुआ था। वो सारी बातें अपने दोस्तों को भी बताता है और वो अपने ही एक दोस्त माइक के बारे में पूछता है क्योंकि वहाँ पर माइक मौजूद नहीं था। जस्टिन उसे बताता है कि माइक निक्की के साथ किसी क्लब में गया था और अभी तक वो नहीं लौटा है। उन लोगों को माइक की फिक्र होने लगती है। स्कॉट उसे कॉल लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। इसके बाद हमें माइक को दिखाया जाता है जो विक्टर की तरह लोहे की सलाखों में कैद है और उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर आ चुका है। दरअसल उसे भी हंटिंग क्लब ने किडनैप कर लिया है और अब उसका भी मौत का सौदा किया जाएगा। वो वहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर 2 गार्ड आते हैं और उसे घसीट कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। इस दौरान वो अपने आप को उन लोगों से छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो गार्ड उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो लोग उसे एक चेयर से बांध देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिस जगह पर माइक को उस चेयर से बांधा गया है उसी क्लास के पीछे एक डिस्प्ले की ही तरह उन लोगों को माइक नजर आ रहा है और वहाँ मौजूद सारे लोग बैट लगाना शुरू कर चुके हैं। यहाँ हम बता दें कि दरअसल वो लोग माइक पर ये बैट लगा रहे हैं कि माइक अपने आप को बचाने के लिए किस तरह मिन्नतें करेगा। क्या वो अपनी फैमिली का कहकर अपने आप को छोड़ने के लिए कहेगा या पैसे का लालच देगा। और इसी तरह वहाँ मौजूद सारे अमीर लोग बैट लगाने लगते हैं और जो भी उस बैट को जीतेगा माइक उसी का शिकार होगा। वह आदमी माइक को अपने हाथों से ही ख़त्म करेगा। इसके बाद वहाँ पर हंटिंग क्लब का ही एक आदमी आता है जो बंधे हुए माइक के फेस पर किसी तरह की आउटलाइन बनाने लगता है। इसके बाद माइक उसे अपनी फैमिली का वास्ता देकर उसे छोड़ने का कहता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने ये बैट लगाई थी कि माइक फैमिली का वास्ता देकर अपने आप को छोड़ने का कहेगा तो वो आदमी जीत जाता है और इस जीत के साथ ही अब उस आदमी का ऑप्शन भी यूज़ किया जाता है क्योंकि उस आदमी ने इस बैट के दौरान माइक की मौत को एक ड्रिल मशीन के ज़रिए चुना था और माइक के पास मौजूद वो आदमी माइक को एक ड्रिल मशीन से ही ख़त्म करेगा जैसा कि उन लोगों ने बैट लगाई थी। वो आदमी भी उसे ड्रिल मशीन से ही ख़त्म करने लगता है लेकिन माइक बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन हंटिंग क्लब के उस आदमी को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि माइक बंधा हुआ था। वो अपने पास रखे हुए एक चाकू से माइक के चेहरे की स्किन निकाल लेता है और उसका चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ देता है जिससे माइक की मौत हो जाती है और वहाँ मौजूद सारे अमीर लोग तालियां बजाने लगते हैं। इस मूवी में एक अलग ही तरह का टॉर्चर दिखाया गया है। हॉस्टल के पहले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह लोग अपने शिकार का रेट लगाया करते थे लेकिन दूसरे पार्ट में ऑनलाइन बैटिंग होने लगी और इस पार्ट में हमने देखा कि किस तरह लोगों को जिंदा ही मारने के लिए चुना गया है और उनकी मौत किस हथियार से की जाए ये भी चुना गया है और ये किसी गेम की ही तरह है जिसमें लोगों को मारा जा रहा है। इसके बाद हमें माइक के दोस्तों को दिखाया जाता है जो उसे ढूंढने के लिए अब निकी के दिए हुए उस एड्रेस पर जाते हैं जो दरअसल एक ट्रेलर में रहा करती है। जब वो लोग उस ट्रेलर में एंटर होने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ट्रेलर तो बंद है तो वो लोग खिड़की से ही उसके अंदर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर केंद्रा अपने हाथों में गन लिए आ जाती है और उन लोगों को पॉइंट करती है। स्कॉट निकी को बताता है कि वो लोग माइक और केंद्रा को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि वो दोनों ही कल रात से ही गायब हैं। ये सुनकर निकी भी उनकी बातों पर यकीन कर लेती है और वो भी परेशान है क्योंकि उसकी फ्रेंड निकी भी गायब है। इसके बाद हमें निकी को दिखाया जाता है जिसे माइक की ही तरह उसी डिस्प्ले में सजाया गया है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो निकी के ऊपर बहुत सारे कीड़े छोड़ देता है और वो कीड़े उसकी बॉडी में घुसने लगते हैं और मुंह में कीड़े घुसने के कारण निकी की भी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर ट्रेविस आता है और वो माइक के ही मोबाइल में निकी की एक पिक्चर क्लिक करता है और उस पिक्चर को माइक के दोस्तों को भेज देता है जो दरअसल अब केंद्रा के साथ माइक और निकी को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। ट्रेविस को यकीन है कि निकी और माइक को ढूंढने के लिए वो लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इस कारण वो उन लोगों को उस जगह का एड्रेस भी सेंड कर देता है। इसके बाद हम स्कॉट और उसके दोस्तों को देखते हैं जिनके पास ट्रेविस ने निकी की पिक्चर और वहाँ का एड्रेस भेजा है। वो सारे लोग कार में उसी एड्रेस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं जो दरअसल एक होटल था। उस होटल में अंदर जाने पर उन्हें वहाँ पर निकी का पर्स मिलता है लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आते हैं और उन लोगों को बेहोश कर वहाँ से ले जाते हैं। उन लोगों को जब होश आता है तो वो लोग भी अपने आप को उसी लोहे की सलाखों के पीछे पाते हैं। वहीं पर उन लोगों को विक्टर भी दिखता है
विक्टर उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर लोगों को मारने के लिए लाया जाता है और कुछ देर में ही तुम लोगों को भी खत्म कर दिया जाएगा। तभी वहाँ पर 2 गार्ड आते हैं और इस बार वो जस्टिन को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। इसलिए कार्टर गार्ड को अपने हाथ पर बने हुए ब्लैक डॉग का सिंबल दिखाता है, जिसके बाद वो गार्ड उसे उस सेल से बाहर निकाल देता है और कार्टर वहाँ से उन लोगों के साथ चला जाता है। दरअसल कार्टर भी उसी हंटिंग क्लब का हिस्सा है और ये बात स्कॉट और उसके दोस्तों को भी नहीं पता थी कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और उन लोगों ने कार्टर को क्यों छोड़ दिया। इसके बाद हमें जस्टिन का दिखाया जाता है, जिसे उन लोगों ने बांध कर रखा हुआ है और वहाँ पर हम कार्टर को भी देख पाते हैं जो ये सब बैठ कर देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक मास्क पहनी लड़की आती है जिसके हाथों में एरो थे और वो उन्हीं एरो से जस्टिन को मारने लगती है और उस पर कई एरो शूट करती है, जिससे जस्टिन बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद वो लड़की पास आकर एक एरो जस्टिन के सिर के आर पार कर देती है, जिससे जस्टिन की भी मौत हो जाती है। अब अगला नंबर स्कॉट का होता है और उसे अच्छी तरीके से तैयार किया जाता है, उसे उसी तरह से बांध दिया जाता है। तभी वहाँ पर उसे खत्म करने के लिए एक आदमी आता है और ये आदमी और कोई नहीं स्कॉट का ही बेस्ट फ्रेंड कार्टर होता है, जो उसे बताता है कि वो एमी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और स्कॉट उसके रास्ते में आ रहा है। यही कारण है कि उसने स्कॉट को यहाँ तक धोखे से लाया था और वो उसे खत्म करना चाहता है क्योंकि वो एमी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। स्कॉट के खत्म होने के बाद वो एमी को दिलासा देकर और हमदर्दी देकर उसका प्यार हासिल कर लेगा। ये सुनकर स्कॉट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। इसके बाद हमें ट्रेविस का दिखाया जाता है, जो सभी अमीर लोगों के साथ ही मौजूद था, जो उस शो को मैनेज कर रहा था और थोड़ी ही देर बाद वो स्कॉट को आज़ाद कर देता है। दरअसल वहाँ मौजूद सारे अमीर लोगों की फरमाइश के कारण ही ट्रेविस ने ऐसा किया था, क्योंकि लोग स्कॉट और कार्टर को लड़ते हुए देखना चाहते थे। इसके बाद कार्टर और स्कॉट के बीच में लड़ाई होने लगती है। इस बीच स्कॉट कार्टर पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है और उसे घायल करके वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डोर अंदर से लॉक होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वहीं पर ब्लैक डॉग का सिंबल पड़ा हुआ है। वो सिंबल को यूज़ करके वहाँ का लॉक खोल लेता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें विक्टर को दिखाया जाता है, जिसके पास एक गार्ड आता है। वो किसी तरह उस गार्ड को ख़त्म करके उसके पास रखी चाबी से वो सेल खोल लेता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी एक दूसरा गार्ड वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई में गार्ड विक्टर को बुरी तरह से ख़त्म कर देता है और इस तरह विक्टर भी मारा जाता है। इसके बाद स्कॉट उसी रूम में जाता है जहाँ पर लोगों का सामान रखा हुआ था। वहाँ पर वो एक मोबाइल से पुलिस को कॉल लगाता है और पुलिस भी उसकी बातें सुनकर उस जगह के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ ट्रेविस, जो स्कॉट का पीछा कर रहा था, उसी रूम में पहुँच जाता है जहाँ उसे स्कॉट कहीं नज़र नहीं आता। हम दूसरी तरफ स्कॉट को देखते हैं, जो केंद्रा को आज़ाद करके वहाँ से भागने लगता है। लेकिन ट्रेविस वहाँ पर पहुँच जाता है, जो अपने हाथ में रखी हुई गन से केंद्रा को शूट कर देता है और केंद्रा भी मारी जाती है। इसके बाद स्कॉट वहाँ से भागने लगता है। ट्रेविस उस पर भी हमला करता है। उस हमले का जवाब स्कॉट ट्रेविस को देता है और उसे वहीं पर ख़त्म करके वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ मौजूद सारे लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है। इस बीच हम उसी हंटिंग क्लब के चेयरमैन को भी देखते हैं, जो उस जगह से भागने के लिए अपनी कार में आकर बैठ चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि उस कार में कार्टर भी मौजूद है, जो उस चेयरमैन को भी ख़त्म कर देता है और उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में उसे स्कॉट नज़र आता है, जो उस बिल्डिंग से भागने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन कार्टर वहाँ का मेन गेट ब्लॉक कर देता है और ख़ुद वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो बिल्डिंग पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और उस बिल्डिंग में मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद हमें कार्टर को दिखाया जाता है, जो अब एमी के साथ मौजूद है, जो एमी को दिलासा और हमदर्दी दे रहा है और उसका प्यार जीतने की कोशिश करता है। जैसा उसने स्कॉट की मौत के बाद सोचा था, वैसा ही उसके साथ होता है। एमी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वो उसे उस रात को अपने पास ही ठहरने के लिए कहती है। उस रात जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर स्कॉट आ जाता है। दरअसल स्कॉट उस ब्लास्ट में मरा नहीं था और उसने एमी को सारी सच्चाई पहले ही बता दी थी। इसके बाद स्कॉट और एमी कार्टर को लेकर उस घर के बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ वो लोग उसे टॉर्चर करने लगते हैं, जिस तरह से कार्टर ने उसके दोस्तों के साथ किया था। और स्कॉट कार्टर को एक बहुत ही दर्दनाक मौत देता है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।